अगला जो टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वो है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। एक्यूट एंगल बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस हमें मैं जो कुछ भी बोलूँगा उस वर्ड पे ध्यान देना है। जो कुछ भी पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ समझना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। डरने की कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। एक्यूट एंगल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, ये एक लाइन है L1 और ये हमारी लाइन है L2, और दोनों लाइन के बीच में एंगल है, ठीक है, और वो एंगल है थीटा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई वो एंगल फाइंड करो कि वो एंगल कितना होगा। तो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, या तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे, या दोनों लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन गिवन होंगे, ओके, या फिर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो या दूसरे लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन, ऐसे भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो मान लेंगे जो लाइन L1 है उसके डायरेक्शंस रेशियो हो गए A1 B1 C1। ये क्या चीज़ है, A1 B1 C1, जो लाइन 1 है L1 उसके डायरेक्शन रेशियो। ये लाइन L2 है, उसके डायरेक्शंस रेशियो हो गए, मान लेंगे A2 B2 और C2। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए लाइन L2 के। अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है cos थीटा, मतलब वो cos थीटा से हम फाइंड करते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसका लेना है हमें मॉड लेना है, क्योंकि एक्यूट एंगल है और cos थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, हम इसीलिए हमने क्या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर में बहुत अच्छे से पता होगा, वेक्टर में मैंने क्या पढ़ाया था कि वेक्टर ए, देखिए मैं हर चीज़ को वेक्टर और 3D को जॉइंट करके आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप वक्त पे कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर एंगल पूछा है तो मतलब वेक्टर से सॉल्व करूँ या फिर 3D से सॉल्व करूँ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए वेक्टर है, फिर 3D है और लाइन है, और फिर उसके बाद प्लेन है। तो यहाँ पे हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब हमें नहीं पता होगा कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना। जैसे कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए हम उसको डायरेक्शन रेशियो से, डायरेक्शन कोसाइन से या फिर वेक्टर मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। तो मैं बात ये बोल रहा था आपको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या आता था, यहाँ से ए बी डिवाइड में जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी नीचे आएगा। तो यही तो एक फॉर्मूला है ना। आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए A1 B1 C1 क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो अगर पता है तो क्या मैं इसका वेक्टर कर सकता हूँ, तो आंसर है हाँ। अभी तो मैंने पढ़ाया था कि भाई पोजीशन जो वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर होगा, उसके ही आई जे के जो कोएफिशिएंट होंगे वही तो डायरेक्शन रेशियो होंगे। इसका तुरंत उल्टा क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही तो उस वेक्टर के आई जे और के कोएफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे वेक्टर ए क्या होगा, A1i प्लस B1j प्लस C1k। ये तो बस ऐसे बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर सको, मतलब ये फॉर्मूला देख के, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले देख के आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, यहाँ से मान लेंगे A2 B2 C2 क्या है डायरेक्शन रेशियो, उसके भी मतलब वेक्टर क्या होगा A2i प्लस B2j प्लस C2k हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे निकालना है, मान लेंगे कि ये दो वेक्टर हैं, देखिए अब दोनों को मतलब रिलेट कर कैसे कर सकोगे। ये दो लाइन है, लाइन की क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, उनके बीच का एंगल ऐसे निकालना है। अब क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने बोला ये दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर ये वाला है, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए क्या चीज है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या चीज है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ऊपर क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं दोनों का डॉट लूंगा तो इन दोनों का डॉट क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, नीचे डिवाइड में क्या लेना है, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्या चीज है, ये A1i प्लस B1j प्लस C1k, ये वेक्टर ये, तो वहां से उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वही चीज स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये चीज
मतलब दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल, चाहे डायरेक्शन रेशियो गिवन हो या फिर वो वेक्टर गिवन हो, हमें तो यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब वेक्टर आए तो कोई अलग फॉर्मूला लगेगा या फिर डायरेक्शन रेशियो आए तो कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा, कोई भी अलग लगाने की चीज़ नहीं है, यही होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको वेक्टर भी गिवन है तो यही फॉर्मूला आप लगा दोगे, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। बस आपको समझना है यहाँ पे जो आई जे के जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होगा। ओके, ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो था तब जब किसी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता होगे। अब उसका क्या फॉर्मूला होगा कि जब हमें डायरेक्शन रेशियो के बजाय डायरेक्शंस कोसाइन गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो मान लेंगे यही क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे L1 के हमें पता है डायरेक्शंस कोसाइन, तो L1, M1 और N1 ये क्या है, L1 जो लाइन L1 है उसके डायरेक्शंस कोसाइन है। अब L2 कंसिडर कर लेंगे हम, लाइन L2 है तो उसके डायरेक्शंस कोसाइन मान लेंगे हम, तो वो है L2, M2 और N2, ये डायरेक्शंस कोसाइन है लाइन L2 के, और हमें निकालना है इन दो लाइन के मतलब बीच का एंगल, तो वही होगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यही फॉर्मूला है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। L1 क्या होगा भाई, L1 क्या होगा A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 होगा। L2 क्या होगा A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो यही आपको दिखेगा। कैसे, तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हर न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकता हूँ मैं, है ना, A1 A2 को अलग, B1 B2 को अलग, C1 C2 को अलग। जब मैं सेपरेट करूंगा तो A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ L1, और A2 अपॉन ये वाली टर्म जो है सेकंड वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ L2। तो पहले इसको L1 और दूसरे इसको L2। सिमिलरली B1 B2 के साथ जब मैं सेपरेट करूंगा तो मैं B1 अपॉन अंडर रूट ये जो मिलेगा फर्स्ट टर्म उसको मैं M1 बोलूंगा, और B2 अपॉन अंडर रूट में जो ये सेकेंड रूट में मिलेगा उसको मैं M2 बोलूंगा, और सिमिलरली मैं ये N1 और N2 भी लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्मूला है, कंफ्यूज होने वाली बात कोई भी नहीं है। अब सवाल ये है कि सर ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना, तो बहुत सा आसान है। जब हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई दो लाइन है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर हमें मतलब वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर गिवन है और अब हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, तो मतलब वही बेसिक चीज, वेक्टर से सारी चीजें प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। अब कैसे और कैसे कैसे सवाल आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन हो गए और खुद जाके बोलेगा कि दोनों के बीच का एंगल इतना इतना है, और कोई भी एक डायरेक्शन रेशियो अननोन होगा। जैसे मान लेंगे C2 के जगह पे कोई भी मतलब उसने लैम्बडा दे दिया या फिर अननोन दे दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है। अगर दोनों के बीच का एंगल 45 है या 30 है तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 30, अगर है तो 30, और अगर C2 आपको लैम्बडा है तो जहाँ पे C2 होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो लैम्बडा पुट करना है। पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वहाँ पे आपकी लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इस केस में भी होगा, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस होगा कि एक्यूट एंगल फाइंड करो, दोनों लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन ये वाले हैं L1 M1 N1 और L2 M2 और N2। या फिर क्वेश्चन ऐसा उल्टा भी आ सकता है कि भाई दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल मतलब 30, 45, 60 ये है, और ये एक अननोन दे, एक कहीं पर भी अननोन दिया होगा तो वो अननोन आपको फाइंड करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है कि इसके लिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर और कंडीशन फॉर पैरेलल क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो वेक्टर में जरा याद करो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया था, 0 आया था। मतलब मैंने वेक्टर में जाके पढ़ाया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आने वाला है, वहाँ पे 0 आने वाला है। तो सिमिलरली अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90, तो cos 90 कितना होगा 0, तो ये क्या बना 0। और ये वाली टर्म्स कैसे है, इसको डिवाइड, अगर उस साइड गई तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 और लेफ्ट हैंड साइड में मिला मुझे 0, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, यहाँ पे दो लाइन के डायरेक्शंस रेशो गिवन होगा और आपसे पूछेगा क्या ये लाइन पैरेलल है, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसे मतलब 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर डायरेक्शंस कोसाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, cos 90 0, तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ये कब, जब डायरेक्शन रेशो गिवन होगा। जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कोसाइन की बात करूंगा तो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ठीक है, तो जो मतलब जिस रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस गिवन होगा उस हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है और दोनों भी याद करने हैं हमें। बहुत से आसान फॉर्मूले हैं। यहाँ पे क्या बोलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनके डायरेक्शंस रेशो ये है, मतलब L1 M1 N1, और यहाँ पे भी एक वैल्यू गिवन होगी और वहाँ पे एक आधी वैल्यू अननोन गिवन होगा और हमें क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो ये वाला कंडीशन लगानी है। अगर जब डायरेक्शन रेशो की बात होगी तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है और हमें उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना है। आई होप कि आप लोगों को ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर समझ में आया होगा। सेकेंड जो होती है दोस्तों वो होती है कंडीशन फॉर पैरेलल। अब वेक्टर में कंडीशन फॉर पैरेलल क्या देखी थी हमने कि I, J और K की कोएफिशिएंट कैसे हो गए, सेम हो गए। अब जरा मैं आपको वेक्टर में लेके चलूंगा। वेक्टर में क्या था, कोलिनियर के लिए 3 कंडीशन बताई थी मैंने, है ना, याद होगा आप लोगों को। क्या क्या कंडीशन थी कि भाई दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनके I, J के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। फिर अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। फिर और एक चीज़ बताई थी मैंने कि एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उनके डायरेक्शन रेशो गिवन है तो उनके डायरेक्शन रेशो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब ये एक लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो ये गिवन है और ये दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2 गिवन है। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशंस होगी, तो पैरेलल के लिए कंडीशन होगी कि इनके डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब क्या, जो A1 B1 और C1 है और इसके A2 B2 और C2, तो इनका जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए हमेशा। अगर ऐसा है तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये रिस्पेक्ट में बात करें हम रेशो की, और कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन की क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगी। किसके, दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होंगे। और जब मैं बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन रेशो की तो उनके डायरेक्शन रेशो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, जो कि वेक्टर में भी यही था। ठीक है, अब सवाल कैसे आएगा कि भाई दो लाइन है और उनके डायरेक्शन रेशो आपको गिवन है और उसमें से एक अननोन होगा और आपको फाइंड करना होगा अननोन, और कंडीशन होगी कि ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो आपको क्या लगाना है, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और जो भी अननोन होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन। अब प्रोजेक्शन होता क्या है आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट चीज़ें बता देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये कोई लाइन है, ये कोई कोऑर्डिनेट है उसके, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ए कोई लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है। डायरेक्शन रेशो पूछेगा तो सिंपल है x2 - x1 y2 - y1 z2 है। डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो L M N वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। अब सवाल है कि अगर लाइन ए बी का मुझे प्रोजेक्शन निकालना है ऑन x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस, प्रोजेक्शन होता क्या है, तो बहुत सिंपल है प्रोजेक्शन समझने। देखिए क्या होता है प्रोजेक्शन, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से अगर कोई लाइट ऊपर से दिखाता हूँ तो इसकी शैडो x एक्सिस पे दिखेंगी मुझे ऐसे, ये ज़्यादा ही लंबी हो गई, हाँ अब ठीक है। इसकी शैडो मुझे किस पे दिखेंगी, x एक्सिस पे इतनी दिखेंगी। अब ये जो है इसको बोलूँगा मैं इस लाइन का प्रोजेक्शन किस पे, x एक्सिस पे, है ना, सिंपल।
अगर ये लाइन है, ऊपर से मैंने अगर लाइट दिखाया तो इसकी शैडो एक्स एक्सिस पे दिखेंगी, तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगा प्रोजेक्शन इस लाइन का ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर मैंने सिमिलरली वाई एक्सिस पे होगा और सिमिलरली जेड एक्सिस पे होगा, ओके। तो वाई एक्सिस पे अगर शैडो आती है यहाँ से लाइट दिखाने से तो वो होगा प्रोजेक्शन इस लाइन का ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आती है तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पे आती है तो प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस होगा। अब सवाल है कि ये इतनी लेंथ कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है। ये पॉइंट क्या है, बी, तो बी का किस एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है। तो यहाँ से ये है ओरिजिन, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, x2, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। तो ये अगर x2 है, ये x1 है, तो ये बचा कितना होगा, आंसर है x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको क्या लगाया, मॉड लगाया। तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, उसको नाम देंगे हम ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, ए बी ऑन नंबर 1 एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस। ए बी का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आया था, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड किसके लिए भाई, देखिए नेगेटिव भी तो आ सकता है, तो नेगेटिव तो डिस्टेंस नहीं होता है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव लाने के लिए हमने मॉड लगाया, तो ठीक है। ऑन वाई एक्सिस तो क्या होगा, तो जब यहीं से पता चलेगा एक्स एक्सिस पे x2 माइनस x1 है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, सिमिलरली y2 माइनस y1 है ना। और z एक्सिस पे कितना होगा, ऑन z एक्सिस, तो वो क्या होगा, z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये तीनों आपको चीज़ें याद रखनी है। कब, ये कब फॉर्मूले लगाना है, जब हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो गए, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तब जाके मैं क्वेश्चन में अगर पूछा है एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, तो ये फॉर्मूला, वाई एक्सिस पे ये वाला, जेड एक्सिस पे ये वाला। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो x2 माइनस x1 क्या होगा, मेरा डायरेक्शन रेशो होगा, y2 माइनस y1 क्या होगा, ये भी डायरेक्शन रेशो होगा, ये क्या होगा a, ये क्या होगा b, ये क्या होगा c। तो मुझे याद रखने में ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यही चीज़ अगर मैं वेक्टर के बारे में बोलूँ आप लोगों को कि भाई ये कोई एक वेक्टर है b और ये वाला कोई वेक्टर है, वेक्टर a, मुझे a का प्रोजेक्शन b पे देखना है, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे देखना है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से लाइट आएंगी, इसका प्रोजेक्शन बी पे होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, नंबर 1 देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, ये वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर है, किसके ऊपर है, ऑन बी, उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है। नंबर 2 अगर बोला कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन वेक्टर ए, तो क्या होगा, तो सिमिलरली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड में क्या होगा, जिसके ऊपर है, किसका प्रोजेक्शन है, बी का, किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कब लगाने हैं, ये फॉर्मूले तब लगाने हैं जब वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात हो, ठीक है। और जब अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन हो गए तो ये सिंपली तो बहुत आसान है, ठीक है। अब विथ ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया आप लोगों को, देखिए कि ये कोई L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है, इसके डायरेक्शंस रेशो है A1, B1 और C1, और L2 लाइन है हमारी और इसके डायरेक्शन रेशो है A2, B2 और C2, ठीक है। और आपसे सवाल है कि L1 का प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन L2 पे कितना होगा, कि अगर L1 के डायरेक्शंस रेशो A1, B1, C1 है, L2 के डायरेक्शन रेशो A2, B2, C2 है, तो L1 का प्रोजेक्शन L2 पे कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि A1, देखिए जिसके ऊपर होगा उसका होगा डायरेक्शंस कोसाइन लेना है, और जिसका है उसके डायरेक्शंस रेशो लेना है। क्या बोला मैंने कि अगर ये लाइन है और इसका प्रोजेक्शन मुझे इस लाइन के ऊपर देखना है, तो जिस लाइन के ऊपर है उसका लेना है मुझे डायरेक्शंस कोसाइन, और जिस लाइन का लेना है उसके लेने हैं मुझे डायरेक्शंस रेशो। तो मुझे L1 का प्रोजेक्शन देखना है
L2 पे, तो इसके मुझे लेने होंगे डायरेक्शंस रेशो जो कि है गिवन, और इस लाइन पे देखना है तो इसके लेना होगा मुझे डायरेक्शंस कोसाइन, मतलब L2 M2 N2। अगर नहीं गिवन है तो मुझे पहले फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा L2 और ये A1 प्लस M2 ये B1 और N2 और ये C1। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आप बोलेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले, तो कुछ भी नए फॉर्मूले नहीं है, यही फॉर्मूला है। अगर आप प्रोजेक्शन A ऑन B अगर याद से देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा ये क्या चीज़ है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर मैं B और वेक्टर B और डिवाइडेड बाय B अगर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे यही है, तो ये क्या चीज़ है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, आप सभी जानते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शंस। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शंस होंगे वही क्या होंगे, जरा याद करो, डायरेक्शंस कोसाइन होंगे, मतलब L M एंड N लेना है। तो इसका मतलब अगर वेक्टर में ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लिया, किसका यूनिट वेक्टर लिया, जिसके ऊपर है, तो B का यूनिट वेक्टर है ये, तो ये जिस लाइन का है तो उसका यूनिट वेक्टर लिया। अब यूनिट वेक्टर तो वेक्टर में हो गया, 3D में मैं उसको क्या नाम दूंगा, डायरेक्शंस कोसाइन बोलूंगा। तो मुझे डायरेक्शंस कोसाइन किसके लेने, जिस लाइन के ऊपर है। तो वही बात बोला मैंने कि अगर L1 का प्रोजेक्शन L2 पे देखना है तो L2 के क्या लेना है, मुझे डायरेक्शंस कोसाइन लेना है, जो कि मैंने L2 M2 और N2 बोला। और जिस लाइन का प्रोजेक्शन देखना है उसके लेने मुझे डायरेक्शंस रेशो। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नंबर 2 बोलूं मैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ये L2 ऑन L1 ऑन L2 था, अब मैं L2 ऑन L1 बोलूं, मतलब क्या कि नीचे से मुझे लाइट दिखाना है, इसका शैडो ऊपर दिखेगा। तो वही चीज कि भाई किसका प्रोजेक्शन है, L2 का, किस पर है, L1 पे। तो जिस पर है उसके डायरेक्शन कोसाइन और जिसका है उसके डायरेक्शन रेशो। तो सिंपली फॉर्मूला क्या आ जाएंगे यहाँ पे, L1 किस पे है, L1, तो L1 के क्या लेना होगा, डायरेक्शंस कोसाइन, तो वो ये क्या होगा L1 और इसके क्या होगा डायरेक्शंस रेशो। तो A2 प्लस M2 B2 प्लस N2 C2, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो अगर आप बेसिक मतलब आपको प्रोजेक्शंस वेक्टर के आपको पता है तो ये दोनों भी आपके याद हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि वेक्टर में अगर पूछा है तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा उसका मुझे क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर ही तो है। अगर मैं आप इसको अगर अच्छे से लिखूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा वेक्टर A डॉट ये यूनिट वेक्टर मतलब B कैप तो लिख ही सकता हो। तो देखिए यहाँ पे ये क्या मिला, वेक्टर A, और ये क्या मिला, वेक्टर कैप B। तो कैप B क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो उसके आई जे के कोएफिशिएंट क्या होंगे, L M N। तो L M N किसके, B के, क्योंकि ये B के ऊपर था। और A के क्या हो गए कोऑर्डिनेट, A B C, मतलब वो क्या हो गए डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो यही तो लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो एक दो बार, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया कि सारी की सारी जो 3D की मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जितनी भी थ्योरी थी वो सारी हमने देख ली है शुरू से लेकर अंत तक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, और जो सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि जो आने वाले हैं वो सारे वीडियोस वो सारे एमसीक्यूज मैं उस लेक्चर 2 में लेने वाला हूँ। ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपकी कोई शिकायत है या फिर कोई टॉपिक आपको खुद प्रिपेयर करना है, कहीं पे डाउट्स वगैरह आ रही है, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। अगर आपको मुझे कोई भी मैसेज अगर आपको देना है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे दे सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर 7875102787। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। तो कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज।